लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे एक 12 साल के लड़के की। सोचिए, एक लड़का, उम्र सिर्फ 12 साल, सिर पर ताज है लेकिन चारों तरफ खतरे ही खतरे। उस लड़के का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मध्य एशिया के ठंडे पहाड़ों से निकलकर यही लड़का एक दिन हिंदुस्तान की तख्त पर बैठने वाला था। लेकिन यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। बाबर की पैदाइश 1483 ईस्वी यानी 904 हिजरी में फरगना नाम की जगह पर हुई थी। बाबर के वालिद का नाम था उमर शेख मिर्जा। वो फरगना के हाकिम थे और तैमूर लंग की नस्ल से आते थे। उमर शेख मिर्जा ज्यादा बड़े बादशाह नहीं थे, लेकिन बहादुर और जिद्दी इंसान थे। उनकी मौत बहुत अचानक हुई। कहा जाता है कि एक दिन वे कबूतर खाने की छत पर खड़े थे, छत गिरी और वहीं उनकी मौत हो गई। उस समय बाबर सिर्फ 12 साल का बच्चा था। वालिद के इंतकाल के बाद ही बाबर पर राज और जिम्मेदारी दोनों एक साथ आ गई। बाबर की मां का नाम था कुतलुग निगार खानुम। वो मंगोल शासक यूनुस खान की बेटी थी। यानी बाबर को वालिद की तरफ से तैमूर की विरासत मिली और मां की तरफ से चंगेज खान की नस्ल। कुतलुग निगार खानुम बहुत समझदार और मजबूत औरत थी। जब बाबर छोटे थे और चारों तरफ साजिशें चल रही थीं, उस वक्त उनकी मां ने उन्हें संभाला, हौसला दिया और टूटने नहीं दिया। बाबर खुद अपनी किताब बाबरनामा में अपनी मां का जिक्र इज्जत और आदर से करते हैं। बाबर का राज्य छोटा था, पैसा नहीं था और दुश्मन बहुत ताकतवर थे। 12 साल की उम्र में बाबर राजा तो बन गए, लेकिन राज ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बाबर का सबसे बड़ा सपना था समरकंद। वो शहर उस वक्त शान और दौलत की पहचान था। बाबर ने समरकंद पहली बार लगभग 14 साल की उम्र में जीता था, लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही महीनों में उसे समरकंद भी छोड़ना पड़ा और उनका पैतृक राज्य फरगना भी हाथ से निकल गया। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी हार ने बाबर को और ज्यादा सख्त बना दिया। राज हाथ से चला गया और लोग भी साथ छोड़ गए। हालत यहां तक आ गए कि कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। करीब 1510 के आसपास 21 साल की उम्र में बाबर ने काबुल पर हमला कर दिया। उस समय काबुल का हाकिम मुकीम बेग था। वो ना तो बहुत ताकतवर था और ना ही लोगों में ज्यादा लोकप्रिय। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 21 साल की उम्र में बाबर ने काबुल जीत लिया और यहीं से उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आई। काबुल ने उन्हें महफूज पनाहगाह दी, सेना दोबारा खड़ी करने का मौका दिया और आगे चलकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की ताकत भी दी। हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन जहां दौलत बहुत थी और राजा आपस में लड़ रहे थे। असल में बाबर का पहला सपना हिंदुस्तान नहीं, समरकंद था। वो मध्य एशिया के बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन बार बार की हार ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया। जब बाबर ने काबुल जीत लिया, तब उनकी हालत ये थी कि राज तो था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता चाहिए था। काबुल में बैठकर बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सी बातें सुनी। यहाँ जमीन उपजाऊ है, बाजारों में पैसा घूमता है, सोना चांदी की कमी नहीं और राजा आपस में लड़ते रहते हैं। बाबरनामा में बाबर खुद लिखते हैं कि हिंदुस्तान दौलत से भरा हुआ देश है। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का राज था। बाहर से वो ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर से उसकी सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। अपने ही सरदार उससे नाराज थे। अफगान अमीर बगावत कर रहे थे। पंजाब के गवर्नर उससे तंग आ चुके थे। यही बातें बाबर तक पहुंच रही थीं। बाबर ने अचानक बड़ी चढ़ाई नहीं की। उन्होंने पहले पंजाब के इलाकों पर छोटे हमले किए। इससे उसे जमीन की समझ मिली, लोगों की ताकत का अंदाजा हुआ और ये यकीन भी कि यहां उन्हें रोका नहीं जा सकता। बाबर ने यही मौका पहचाना। 1526 में वो अपनी छोटी सी सेना के साथ हिंदुस्तान में घुस गए। ये लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इतिहास बदलने वाला पल था। एक तरफ इब्राहिम लोधी, हजारों सैनिक और ढेर सारे हाथी, दूसरी तरफ बाबर, सिर्फ 12 से 15 हजार सैनिक।
लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो यहां नई थी, तोपें। बाबर ने अच्छी रणनीति और तोपों का इस्तेमाल किया। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी मारे गए, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और बाबर हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाबर जानते थे असली खतरा अभी बाकी है। वो खतरा था राणा सांगा। राणा सांगा राजपूताना का सबसे ताकतवर राजा थे। उनके साथ कई राजपूत सरदार खड़े थे। राणा सांगा को मकसद साफ था, बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकालना। राणा सांगा की सेना संख्या में बहुत ज्यादा, अनुभवी राजपूत योद्धा, तलवार, भाला और घुड़सवार सेना पर भरोसा। बाबर की सेना संख्या में कम लेकिन अनुशासित, और सबसे बड़ी ताकत तोपें और बंदूकें। बाबर जानते थे कि अगर ये जंग हारी तो पानीपत की जीत बेकार हो जाएगी। खानवा की जंग से पहले बाबर के सैनिक डर गए थे। राजपूतों की बहादुरी के किस्से फैल चुके थे। तब बाबर ने एक बड़ा फैसला लिया, शराब छोड़ दी, खुद को जिहाद के लिए तैयार बताया। सैनिकों में जोश भरा। उसने कहा, अगर मरना है तो इज्जत के साथ मरेंगे। इससे बाबर की फौज में फिर से जोश जाग गया। बाबर ने यहां भी पानीपत वाली चाल दोहराई। जैसे ही राजपूत सेना आगे बढ़ी, तोपों ने तबाही मचा दी। धुआं, शोर और आग राजपूतों के लिए ये नया अनुभव था। राणा सांगा खुद मैदान में डटे रहे, लेकिन लड़ाई के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए। उनके हटते ही राजपूत सेना का हौसला टूट गया। आखिरकार राणा सांगा की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। 16 मार्च 1527 को खानवा की जंग खत्म हुई। बाबर जीत गए। राजपूताना की संयुक्त ताकत टूट गई और बाबर का राज सच में मजबूत हो गया। खुद बाबर ने लिखा, इस जंग में मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। अगर बाबर खानवा हार जाते तो मुगल राज वहीं खत्म हो जाता, दिल्ली दोबारा हाथ से चली जाती। इसलिए इतिहास में खानवा की जंग को मुगल सल्तनत की असली नींव माना जाता है। पानीपत ने बाबर को ताज दिया, लेकिन खानवा ने उस ताज को बचाया और मजबूत किया। बाबर सिर्फ तलवार वाले आदमी नहीं थे, वो लिखने पढ़ने वाले, महसूस करने वाले इंसान भी थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद लिखी थी। यह बाबर की सबसे मशहूर किताब है। इसमें उनकी जिंदगी, हार जीत, डर, गलती सब कुछ है। बाबरनामा में वो लिखते हैं, समरकंद की हार, काबुल की जीत, हिंदुस्तान की जलवायु, लोग, फल फूल और अपनी आदतें तक। यही वजह है कि इतिहासकार बाबरनामा को इतिहास की सबसे ईमानदार किताबों में गिनते हैं। बाबर शायर भी थे। उन्होंने तुर्की भाषा यानी चगताई में कई गजलें और कविताएं लिखी। ये कविताएं बाद में दीवाने बाबर के नाम से जानी गईं। इनमें दर्द, जुदाई, संघर्ष और तन्हाई झलकती है। उनकी कविताओं में एक बादशाह नहीं बल्कि एक थका हुआ इंसान बोलता है। बाबर ने अपनी यात्राओं के नोट्स, प्रकृति पर टिप्पणियां, बाग बनाने से जुड़े विचार भी लिखे थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर बाबरनामा का ही हिस्सा माने जाते हैं। बाबर तलवार से लड़ते थे, लेकिन कलम से खुद को बयान करते थे। 1530 में बाबर बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बेटे हुमायूं के लिए दिल से दुआ मांगी। कुछ ही समय बाद बाबर की मौत हो गई। उसे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काबुल में दफनाया गया। बाबर ने सिर्फ एक राज नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाह खड़े हुए। मुगल सल्तनत सिर्फ भारत की कहानी नहीं, ये पूरे एशिया के इतिहास का बड़ा हिस्सा है। समय के साथ इतिहास को अलग अलग नजर से पढ़ा गया। कुछ लोगों ने बाबर को विदेशी आक्रमणकारी के रूप में दिखाया, कुछ ने उन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा। यानी बात सिर्फ बाबर की नहीं, इतिहास को देखने के नजरिए की भी है। बाबर
आक्रमणकारी थे या नायक, ये आप लोग डिसाइड करें, लेकिन एक बात साफ है, बाबर ने इतिहास की दिशा बदल दी। और ऐसे ही जरूरी लेकिन भुला दी गई कहानियां हीरोज ऑफ हिजरी ऑफिशियल आप तक लाता रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब YouTube ने हमें थैंक्स और ज्वाइन का बटन भी दे दिया है, तो प्लीज इस बटन का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हम और अच्छी तरह वीडियो बनाने में अहल हो सकें।